हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनर्जी सेक्टर के बहुत ही बर्निंग इशू। हाल ही में आपने लगातार न्यूज में सुना होगा कि इंडिया में एक मेजर कोल क्राइसिस डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। कई थर्मल पावर प्लांट्स के सामने शटडाउन होने का रिस्क भी डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ इसकी वजह से कई स्टेट्स हो सकता है कि ब्लैकआउट ना हो जाए, इससे रिलेशन में भी अलार्म्ड है दोस्तों। तो सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। इंडिया अभी एक सीवियर कोल्ड शॉर्टेज, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर आप इंटरनेशनली भी देख लें तो आप चाइना देख लें, आप यूरोप देख लें, सारे कंट्रीज जो थर्मल पावर पर बेस्ड हैं, डिपेंडेंस है जिनकी हाई, वो एक मेजर पावर क्रंच फेस कर रहे हैं। जो कोल स्टॉक्स है हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में, कई जगह ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ दिन के ही बचे हों। इनफैक्ट जो यूनियन पावर मिनिस्टर है श्री आर के सिंह, उन्होंने कहा कि सिचुएशन काफी टच एंड गो, बहुत ही डेलिकेट बनी हुई है और ये सिचुएशन इसी तरीके से हो सकता है मेंटेन रहे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने तक। दोस्तों, इंडिया का अगर आप एनर्जी क्राइसिस देखें, इंडिया का आप एनर्जी मिक्स देखें, तो इंडिया के जो टोटल पावर रिसोर्सेज हैं उनका 70% जो पावर जनरेशन है वो अभी भी जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उनसे ही किया जाता है। दोस्तों, 1 अक्टूबर को पावर मिनिस्ट्री ने कहा कि इंडिया के रफली 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके पास ऑन एन एवरेज सिर्फ 4 दिन का ही कोयला है। 4 डेज कोल इज ओनली लेफ्ट विद देम। ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए स्टॉक उनके पास? रफली 14 डेज का। बचा कितना है? सिर्फ 4 डेज का। एंड दैट इज वेरी अलार्मिंग। अब रीजंस कुछ देख लेते हैं कि क्या रीजंस हैं जो एक्चुअली इतनी एक्यूट शॉर्टेज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अगर आप 2019 अगस्त देख ले तो रफली 106 बिलियन यूनिट्स बेसिकली सप्लाई हुई डिमांड की वजह से। वहीं अगर आप अगस्त 2021 में देख लें तो 106 के मुकाबले रफली 124 बिलियन यूनिट्स की बेसिकली डिमांड है। इसका मतलब 2019 के मुकाबले जो डिमांड है वो ऑलरेडी 20% से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तो मच हायर डिमांड। दूसरी बात, सितंबर, कई डिकेड्स के बाद ऐसा देखने को मिला है कि सितंबर में इतनी भारी बारिश हुई है, वरना अगस्त के बाद मॉनसून रिट्रीट करने लग जाता था। कोल माइंस में जो वाटर फ्लड होता था मॉनसून में, वो ड्राई होने लग जाता था और माइनिंग को रिज्यूम किया जा सकता था। लेकिन इस बार सितंबर में भी काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से कोल माइंस के अंदर पानी घुस गया, उनका प्रोडक्शन, उनकी डिलीवरी, वो बेसिकली काफी हिट हुआ। इसके अलावा जो कोल प्लांट्स हैं ये भी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनका जितना कोल रिजर्व मेंटेन होना चाहिए था, एटलीस्ट 14 डेज का कोल रिजर्व, वो ये स्टॉक पाइल नहीं कर पाए। दोस्तों, डिमांड हैज आउटस्ट्रिप्ड सप्लाई, मतलब जितनी सप्लाई नहीं है उससे ज्यादा हम डिमांड है। काफी इंक्रीज बाइंग की जा रही है जो हमारा नेशनल कोल सप्लायर है, और वो है कोल इंडिया। इसके अलावा इंटरनेशनली भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लगातार बाहर से कोल को प्रोक्योर किया जाए, लेकिन क्योंकि सिचुएशन सभी कंट्रीज में एक जैसी है, चाइना बेसिकली मेजर बाइंग कर रहा है, क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रिसिटी या पावर क्राइसिस एक जनरेट हो रहा है। तो जो कोल पहले रफली $60 पर टन मिल जाता था मार्च में ही, उसकी प्राइस अब 3 गुना से ज्यादा बढ़कर रफली $200 पर टन हो गई है। दोस्तों, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? इसके इंपैक्ट कई हो सकते हैं। एक तो कोरोना के बाद फाइनली हमारे इकोनॉमी ने रिकवर करना शुरू किया, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी क्रंच इंडिया में डेवलप हुआ या किसी भी कंट्री में डेवलप हुआ तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि हमारे प्लांट्स ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हिट होगा, इसके अलावा सर्विस सेक्टर्स भी हिट होगा, हाउस होल्ड्स भी अनकंफर्टेबल में होंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। दोस्तों, कई बिजनेसेस हो सकता है इस पावर क्रंच की वजह से डाउनस्केल अपना प्रोडक्शन करने के लिए मजबूर हो जाएं, और जो इंडिया की पॉपुलेशन है और हमारा जो अंडर डेवलप्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अगर इतने लंबे समय तक पावर क्राइसिस चला तो हो सकता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने की रिस्क के कगार पर आ जाए। आगे क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है? पहला तो जो हमारा सरकारी पीएसयू है, कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं आपस में बाय जॉइनिंग हैंड्स की जो हमारा डोमेस्टिक आउटपुट है हमारी माइन से, चाहे वो हमारा झारखंड हो, हमारा छत्तीसगढ़ हो, हमारा बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, या फिर हमारा छोटा नागपुर प्लेटो हो, उड़ीसा हो, यहां से और ज्यादा प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट यह भी कोशिश कर रही है कि और ज्यादा माइंस को हम ओपन अप करें, उनको स्ट्रीम पे लाएं, ताकि सप्लाई को हम डोमेस्टिकली ही इतना ज्यादा बूस्ट कर सकें।
गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि काफी सारा कोयला जो ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस होता है और चाइना और ऑस्ट्रेलिया की डिप्लोमेटिक टेंशंस की वजह से चाइना जो खरीद नहीं रहा है उसको इंडिया बेसिकली बाय करना शुरू कर दे। इसमें इंडिया काफी सक्सेसफुल भी रहा है। लेकिन अगर प्राइसेस की आप बात देखें तो मार्च में सिर्फ $60 पर टन और सितंबर में $200 पर टन। तो हमारा काफी सारा फॉरेक्स रिजर्व इसकी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि हम कोल वहां से खरीद सकें दोस्तों। तो इंडिया ही नहीं, एशिया ही नहीं, यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया, एंटायर ग्लोब इज फेसिंग दिस पावर क्रंच। जो पावर डिमांड में इरप्शन है क्योंकि इकोनॉमी अब ऐसा लगता है कि थर्ड वेव की जो चांसेस थे अब सबसाइड होने लगे हैं, मार्केट ओपन अप होने लगे हैं, इंडस्ट्रीज वापस स्ट्रीम पे आने लगी हैं। तो सितंबर में बहुत शार्प सर्ज देखने को मिला इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में, जिसकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक माइंस का आउटपुट है और इंटरनेशनल जो कोल में प्राइसेस बढ़ रही हैं, दोनों की वजह से हमारे जो कोल प्लांट्स हैं उतना कोल एक्वायर नहीं कर पाए। इंडिया की अगर आप डिपेंडेंसी देखें कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स में, तो इंडिया का जो पावर मिक्स है वो अगर आप देख ले कि 2019 में सिर्फ 61.9% था, जो अब 66.4%, मतलब कोल पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है। हालांकि हम रिन्यूएबल एनर्जीज जैसे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, इसमें मैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद क्योंकि हमारी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 2030 तक ऐसा माना जाता है कि इंडिया हो सकता है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हो। अच्छा, इंडिया अभी वर्ल्ड का कौन सा नंबर का कंज्यूमर है? 4th लार्जेस्ट। इसके अलावा इस बार बारिश बहुत हुई अगस्त और सितंबर में, जिसकी वजह से माइंस फ्लड हो गई, इंपोर्ट्स का इशू रहा और इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस, ब्लैकआउट्स भी हो सकता है, बिजनेसेस पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, लोगों पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन गवर्नमेंट की भी लगातार कोशिश है कि चाहे डोमेस्टिक सप्लाई हो, हमारा हाइड्रो पावर जनरेशन हो, या हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है जो कि हमें पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज से भी निजात दिलाएगा, कि हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर उसको अब कैसे कम किया जाए और कोशिश की जाए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, हाइड्रो पावर प्लांट्स में, सोलर प्लांट्स में, विंड्स में, ऐसी टेक्नोलॉजी में जो कि मॉनसून से इफेक्ट ना हो, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस से बेसिकली इफेक्ट ना हो, जो कि इंडिया डोमेस्टिकली खुद प्रोड्यूस कर पाए और इंडिया का जो एनर्जी पोर्टफोलियो है वो सिर्फ एक चीज पे हेवीली डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि अभी तो हमारी 70% सप्लाई सिर्फ कोल फायर्ड पावर प्लांट से आती है। यही जब हमारा ऑब्जेक्टिव जो है 175 गीगावाट ऑफ सोलर पावर सप्लाई, सिमिलरली विंड के लिए, सिमिलरली न्यूक्लियर पावर के लिए, उनकी तरफ हम डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देंगे तो शायद ऐसी सिचुएशन को फ्यूचर में अवॉइड कर पाएंगे। एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए कोल के ऊपर। कोल है क्या? कोल अगर आप फॉसिल फ्यूल्स में देखें तो सबसे ज्यादा अबेंडेंट या सबसे ज्यादा मिलने वाला फॉसिल फ्यूल है दोस्तों। इसमें हमारे डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। साथ ही साथ अभी जो सिचुएशन है थर्मल पावर प्लांट्स में इसका मैसिव यूज होता है। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में बेसिकली बनता है। जब ये बरेड हो जाता है अंडर लेयर्स ऑफ मड और प्रेशर और हीट की वजह से कन्वर्ट हो जाता है जो नॉर्मल मटेरियल है कोल में। अगर लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स आप देखिए वर्ल्ड वाइड तो चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया उससे कहीं ज्यादा बड़ा कोल का कंज्यूमर है। इंडिया में अगर आप कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज देख लें तो रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। इसको आप 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। रैंकिंग डिपेंड करती है कि इनका कार्बन कंटेंट कितना है, इनकी हीट कैपेसिटी कितनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये शॉर्ट लेक्चर कि अभी जो कोल क्राइसिस चल रहा है सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली, उसके क्या मेजर रीजंस है, क्या इससे हमको सबक मिलता है कि हमें अपने एनर्जी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और क्या सिचुएशन है हमारे करंट एनर्जी मिक्स की। आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।